हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम। साथ ही साथ हम तैयारी कर रहे हैं हमारे एनवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हमारी इस पूरी सीरीज में, जैसे कि सेट है, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एपी जीपी एचपी एंड सम ऑफ एपी जीपी एचपी। ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है, साथ ही साथ हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो पूरा लेक्चर है वो डिवोट करेंगे हम हमारे जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रहते हैं। तो जो टफ क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो सोली बेस्ड है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उन क्वेश्चंस को लेंगे। साथ ही साथ हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है टॉपिक, उस पे से क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि उस पे से हार्डली एक या दो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। एक क्वेश्चन आ सकता है मिडिल नंबर पे, मिडिल टर्म पे लेके आ सकता है, या किस टर्म पे जो x टू द पावर 0 है उसका जो कोफिशिएंट है वो कब आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम देखते हैं। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं हम यहाँ पे लेंगे यूपीटीजीटी, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी सारे एग्जाम्स, और साथ ही साथ हम DSSB के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस सेक्शन में आ चुके हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यूपीटीजीटी से है। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी एग्जाम जो हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन है ये। देखिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय x टू द पावर 6। तो क्या पूछ रहे हैं हमें, जो भी टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x टू द पावर 0 की जो हमें कोफिशिएंट है वो हमें बताना पड़ेगा इस एक्सपांशन में। हमें पता है अगर हमारे पास कोई भी x प्लस a टू द पावर n है, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन हम कैसे लिखते हैं? हम इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिखते हैं NCR, जो इसका कॉमन एक्सपांशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं x टू द पावर n माइनस r एंड a टू द पावर r, है ना। तो ये इसका कॉमन एक्सपांशन होता है। इसी तरह हम इस पूरे एक्सपांशन को लिखते हैं ना। अगर ये हमारे पास गिवन एक्सपांशन है 2x प्लस 1 बाय 3x टू द पावर 6, इसका अगर हम एक्सपांशन करेंगे तो ये कैसे आएगा? 6, बिकॉज n की वैल्यू तो 6 है। 6CR, x क्या है? ये फर्स्ट टर्म होगा, 2x टू द पावर 6 माइनस r। साथ ही साथ नेक्स्ट टर्म क्या है? 1 बाय 3x, और इसकी पावर क्या रहेगी? r रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट अगर आप देखो, इसमें यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 6CR होगा 2 टू द पावर 6 माइनस r, साथ ही साथ 1 अपॉन 3 टू द पावर r। अब यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो x के जितने भी पावर्स हैं अगर मैं उसको साथ लिख लूँ तो कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर 6 माइनस r, एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस r अगेन हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिवीजन में था। अब देखो 6CR 2 टू द पावर 6 माइनस r एंड अपॉन 3 टू द पावर r। अब हमारे पास क्या है? x की पावर क्या है? 6 माइनस 2r। अब अगर हमें ये जो टर्म है हमारा, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब क्या है? जब x की पावर 6 माइनस 2r है वो कितना होना चाहिए? x टू द पावर 0 होना चाहिए, तभी ये जो हमारे पास कोफिशिएंट रहेगा, जो ये एक्सपांशन की जो टर्म है वो कैसी होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ x रहेगी। ठीक है। हम इसमें इसको r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? 6 माइनस 2r इज इक्वल टू हाउ मच? 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट r की वैल्यू कितनी? 3। ठीक है। r की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बस हमें सिंपली क्या करना है, इस जो हमारे टर्म जो है इसमें हम r की वैल्यू क्या कर देंगे? 3 रख देंगे। अगर आप इसमें पुट करेंगे 6C3 टू द पावर 6 माइनस 3 विल बी 3 अगेन, एंड नीचे क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 विल बी 27, एंड 2 टू द पावर 3 विल बी 8, एंड 6C3 विल बी हाउ मच? हमें कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है, तो 6C3 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 से ये कैंसिल 2, एंड अगेन दिस विल बी कैंसिल, so 2 5 are 20, so this will be how much? 20। तो ये कितना हो गया? 160 अपॉन 27, जो कि आपका ऑप्शन है सी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 160 अपॉन 27। ठीक है। कभी भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमें बताना है, तो सिंपल क्या करना है, उसका जो कॉमन जनरल टर्म है हम वो लिखेंगे,
और जो भी x की पावर है उसको इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन ये था जो कि टोटली बेस्ड था हमारे बायनोमियल एक्सपेंशन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यूपीटीजीटी में, सेम सेट में, यूपीटीजीटी के 2021 के सेट में सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किस पे था, हमारे परमुटेशन बेस्ड था। तो एक क्वेश्चन बायनोमियल से था, एक परमुटेशन से था। चलिए, सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद एम, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस पूरे जो वर्ड है हमारे पास पोस्टमैन, इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 7 अल्फाबेट्स हम देख सकते हैं। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमको कुछ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें क्या हो, फर्स्ट जो लेटर हो वो तो कंफर्म है टी, और जो लास्ट लेटर है वो एन होना चाहिए। तो बीच में कितने स्पेसेस बचेंगे आपके पास, कितने प्लेसेस बचेंगे जिसमें आप अल्फाबेट्स फिट कर सकते हैं, वो क्या है, 5 हैं। सो हमें पता है कि अगर 5 प्लेसेस पे 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स को आपको असेंबल करना है, आपको उनसे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा। अगर आपको कर सकते हो 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, है ना। सो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। वैसे तो मुझे डायरेक्टली मालूम है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 120। सो करेक्ट आंसर किसका क्या है था, 120 है। चलो, सो यही दो क्वेश्चन थे सिंपल से जो उस सेट में आए हुए थे। तो आप देख लो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने लिया है केवीएस पीजीटी से, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। द नंबर ऑफ कमिटीज ऑफ 5% इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12%। सो हमें क्या करना है, हमारे 12% में से हमें एक कमेटी बनानी है। कमेटी में हमें कितने पर्सन लेने हैं, दो, सॉरी 5% लेने हैं ना। तो सिंपल है, 12C5 क्या हो जाएगा, 12C5 हमारा हो जाएगा नंबर, हम कितने पर्सन चूज कर सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स में हम पर्सन को चूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा 12C5। सिंपल है ना। 12C5 अगर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। सो इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस विल बी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू हाउ मच, 9 and 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा है, दिस विल बी 2, this will be again 2, this will be 3 and this will be how much, 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 3 will be 6, 6 6 are 36, 36 into 2 will be 70, 2 into 11 and that will be how much, 792। ठीक है, 792 is the number। आप इससे क्या, इस इतने तरीकों से क्या कर सकते हो, 12 में से आउट ऑफ 12 यू कैन चूज एनी 5। ठीक है, बट देखो यहाँ पे 792 हमारा ऑप्शन में है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ चेयर पर्सन आउट ऑफ दिस 5, है ना। आपने मेंबर ऑफ 5 कमेटी बना ली, आपने एक कमेटी बनाई है जिसमें आपके पास कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें से एक आपको चेयरपर्सन भी चुनना है। तो 5 लोगों में से एक चेयरपर्सन चुनने के लिए आपके पास सिंपल कितने वे होंगे, 5 डिफरेंट वेज होंगे, है ना। सो हमारा जो 792 आया है, 792 हमें क्या नंबर मिला है, हम कितने लोग चुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो चेयर पर्सन चुनना है वो कितने वेज में आप चुन सकते हो, 5 वेज में चुन सकते हो। तो 792 मल्टीप्लाइड बाय 5, देखो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड लॉ ऑफ एडिशन कब होता है, जब हमारे पास दो ऑप्शन है एंड यू कैन चूज ईदर वन ऑफ देम। बट यहाँ पे कैसा है, हमें दोनों केसेस करने हैं, हमें 12 में से 5 लोग तो चुनने ही चुनने थे, साथ ही साथ हमें क्या करना है, उन 5 मेंबर में से एक चेयरपर्सन भी चुनना है। सो दिस, हमें दोनों टास्क जब कंपलसरी करने होते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा जो भी नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना। 792 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट विल बी 3960। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, डी है, 3960। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस हाँ गलती यहाँ हो सकती है कि आप ये करना भूल जाओ, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे ना, तो आप करेक्ट आंसर 792 इस पर टिक कर सकते थे, पर ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, 3960। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यूपीटीजीटी 2016 से उठाया हुआ है। क्या है, देयर आर 15 पॉइंट्स है ना, आपके पास ऐसे करके 15 पॉइंट्स हैं एंड दे ऑल आर नॉन कोलिनियर्स। ठीक है, सच दैट नो 3 पॉइंट ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर। कोई भी जो 3 आप रैंडम उठाते हो वो नॉन कोलिनियर ही होंगे ना। सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है,
कि 15 डॉट्स में उसमें से आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको मिनिमम जो डॉट्स है, मिनिमम डॉट्स कितने चाहिए होंगे, 3 डॉट्स चाहिए होंगे, है ना। सो 15 में से क्या करना है, आपको 3 डॉट्स चुनने हैं। सिंपल हो गया है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया 5, दिस विल बी 7, दिस मीन्स 35 इंटू 13। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 455 हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, करेक्ट आंसर है 455। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पीजीटी में आ चुका है ना। सो सिंपल हमें बस याद रखना है कि हमें परमुटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन। जब भी आपको किसी सर्टेन सेट में से कुछ चीज़ें उठानी है, चूज करना है, तो सिंपल रखो, कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन के लिए हम सी लिखते हैं, इसको कॉम्बिनेशन पढ़ने से अच्छा आप चूज पढ़ने लगो, तो क्या होगा, आपके लिए हमेशा सिंपल हो जाएगा कि आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है या परमुटेशन, है ना। सो 15 चूज 3, आप ऐसे पढ़ो इसको। ठीक है, तो हमेशा एक बार दिमाग में रहेगा कि आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लगाना है या परमुटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर एनवीएस पीजीटी। यहाँ पे देखो, 2 गर्ल्स and 4 boys are to be seated on a row in such a way that girl do not sit together, है ना। क्या बोल रहा है, आपके पास 4 बॉयज हैं और साथ ही साथ आपके पास कितने हैं, 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इनको ऐसे अरेंजमेंट में बिठाना है कि जो 2 गर्ल्स हैं वो एक साथ ना बैठे। ठीक है, तो सिंपल है, आप सबसे पहले क्या कर लो, आपके पास 4 प्लेसेस है और इन 4 प्लेसेस पे आप बॉयज को सबसे पहले बैठा लो, है ना। बॉयज को बैठाने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास कुछ ऐसी पोजीशंस बन जाती हैं जिस पे आप क्या कर सकते हो, गर्ल्स को बैठा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे बैठा सकते हो, बॉयज के बीच में बैठा सकते हो एक एक गर्ल को, और एक गर्ल को कॉर्नर पे बैठा सकते हो, है ना। तो इन 5 प्लेसेस पे अगर आप किसी भी 2 गर्ल्स को बैठा दो, सो आपके पास इजीली ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जहाँ पे कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी हैं। सो ये 5 पोजीशंस पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है किसी भी 2 गर्ल को। ठीक है, जब भी अरेंजमेंट की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन नहीं, है ना। सो 5 प्लेसेस पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है 3 गर्ल्स को। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो ये सिंपल हो गया, कितना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 20, है ना। अब ये जो 4 प्लेसेस थे जिसपे हम क्या कर रहे थे, हमारे बॉयज को बैठा रहे हैं। सो 4 प्लेसेस पे अगर आपको 4 बॉयज को बैठाना है तो सिंपल है, कितना आएगा, वो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और दोनों जो केसेस है हमारे, वर्क एक है जो वर्क 1 है और वर्क 2 है ना, कि हमें बॉयज भी बैठाने हैं, हमें गर्ल्स भी बैठाने हैं, ये दोनों कैसे हैं, कंपलसरी हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 20। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, दिस इज 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस विल बी 480। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर हो गया, कितना हो गया, 480 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, केवीएस टीजीटी में आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, स्टार मार्क कर लो जिसमें आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल ऐसे करके कहाँ तक है, 100 फैक्टोरियल तक है। क्या है, 100 फैक्टोरियल। देखो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, लॉजिक क्या लगाना है, हमें क्या करना है, इस पूरे द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ दिस थिंग, है ना, आपको इसको ऐड करना है और इसको किससे डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है 12 से, और 12 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो तो 12 को बनाने के लिए जो तरीका है हमारे पास, वो 3 इंटू 4 है। देखो ऐसे तो 2 इंटू 6 भी है, बट हम कंसिडर इसको कर रहे हैं 3 इंटू 4, क्योंकि क्या है, जब आप फैक्टोरियल लिखते हो तो 0 फैक्टोरियल इज हाउ मच, 1, 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1, देन 2 फैक्टोरियल इज हाउ मच, 1 इंटू 2, और 3 फैक्टोरियल लिखोगे कैसे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, 5 फैक्टोरियल आए, 6 फैक्टोरियल आए, इन सब में क्या होगा, 5 4 3 2 1 एंड 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 तो आएगा। 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स आप काउंट करोगे सब कैसे होंगे, उसमें 4 इंटू 3 आएगा, दैट मीन्स दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय 12। ठीक है, अब देखो ये जो हमने 3 इंटू 4 क्यों लिया था, क्योंकि यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 इंटू 6 नहीं ले रहे हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन देखना था। तो 12 के जो हमने बोला कि हमारे पास
4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल वो सब कैसे होंगे 12 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 इंटू 3 है। सो हमारे पास बचा क्या? बचा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, है ना? यही नंबर बचे। इनका ही सम अगर हम कैलकुलेट कर लें दैट वुड बी द रिमाइंडर। ठीक है, सो 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल इज हाउ मच 6। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 ही हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। 12 की जगह आपके पास दूसरा नंबर हो सकता है। ठीक है, बस ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ये कर लो कि जिस भी नंबर से हमें डिवाइड करना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, और उससे क्या करना है, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट से कम जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उनको ऐड कर लो, दैट वुड बी द रिमाइंडर। चलो, अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। चलो, नेक्स्ट इज in the expansion of 3x minus 2 upon x square to the whole power 15 which term is free from x, है ना? मैंने बोला था पहले भी कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर बाइनोमियल एक्सपांशन में। कभी आपको कोफिशिएंट पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना। फ्री फ्रॉम एक्स भी लिख सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा या फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब क्या हो जाएगा। चलो, तो इसको सॉल्व करा जाए। सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? सिंपल है, कोई भी एक्स प्लस ए है टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन हमने कैसे लिख लिया था? समेशन ऑफ एन सी आर देन एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। ठीक है, यही एक्सपेंशन था। हम एक जनरल टर्म लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म क्या हो जाएगी? एन यहाँ पे कितना है? 15 है। एन कितना है? 15 है। ठीक है, सो 15 सी आर। ठीक है, आर ही तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर की वो टर्म है। हम लिख रहे हैं टी आर प्लस 1 का एक्सपेंशन, है ना? तो एन सी आर एक्स टू द पावर, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x है, तो 3x टू द पावर आप क्या लिखोगे? 15 माइनस आर। देन आप क्या लिखना है? आपको क्या लिखना है? दैट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म लिखना है ना? नेक्स्ट टर्म लिखना है तो 2 अपॉन एक्स टू द पावर आर। साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1 टू द पावर आर भी होगा, है ना? वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमें तो क्या फाइंड करना है? टर्म फाइंड करना है ना। कौन सा पद x से स्वतंत्र है, टर्म फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो x है, x की पावर कितनी है? 15 माइनस आर। यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको अपॉन में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? अपॉन में x 2r हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो कितनी आएगी? पावर कितनी आएगी x की? 15 माइनस आर माइनस 2r। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? x टू द पावर 15 माइनस 3r। हमें x की पावर से ही मतलब है क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमारा एक्सपांशन r के कौन से वैल्यू के लिए फ्री फ्रॉम द x रहेगा। ठीक है, सो अब हमें फ्री फ्रॉम x करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी x की पावर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो 15 माइनस 3r करोगे इक्वल टू 0, सो r यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, बट हमने कौन से टर्म का एक्सपांशन निकाला है? टर्म r प्लस 1 के लिए एक्सपांशन था। तो अगर r की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा? वो कौन से नंबर का टर्म हो जाएगा? 5 प्लस 1 दैट विल बी 6th टर्म, है ना? तो कौन सा टर्म इससे स्वतंत्र रहेगा या फ्री फ्रॉम x रहेगा? दैट वुड बी 6th और छठा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 6। तो यूपीटीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। हमने 3 पेपर कर लिए हैं यूपीटीजीटी के, 2016, 2019 और 2021। सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सपांशन बदल रहा है बट क्वेश्चन सेम आ रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट टर्म या फ्री फ्रॉम एक्स फाइंड आउट करना है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट इज, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस पीजीटी में आया है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक है। लॉजिक लगाना चाहो लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो। देखो क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट इंटीजर n, है ना? 35 फैक्टोरियल को जब आप डिवाइड करोगे 3n से, स्मॉलेस्ट बोला जाता तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि n की वैल्यू क्या होगी, बट आपको क्या बोला गया है? कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू n का होगा जिससे कि ये जो 35 फैक्टोरियल है इज परफेक्टली डिविजिबल। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, लॉजिक समझ लो। लॉजिक देखो ऐसे, अगर आप 35 फैक्टोरियल लिखना चाहो और उसमें भी वही नंबर लिखो दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सो पहले क्या होगा? 3 के बाद 4 5 चला गया, है ना? 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद कितना आएगा? 12 15
then it would be 18, then 21, 24, 27, 30 and 33। तो ये 35 फैक्टोरियल में से ये कुछ नंबर हैं जो कि परफेक्टली डिविजिबल रहेंगे 3 से, है ना। अब 3 से इनको डिवाइड करोगे तो कितने 3 चाहिए रहेंगे, देखो एक 3 इसके लिए चाहिए, एक 3 इसके लिए चाहिए, इसको डिवाइड करने के लिए 2 3 लगेंगे, है ना। इसको डिवाइड करने के लिए एक 3, इसको एक, इसको डिवाइड करने के लिए कितने लगेंगे, 2 3 लगेंगे, है ना। 9 2 जा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 हो गए। इसको डिवाइड करने के लिए अगेन कितने 3 लगेंगे, एक ही 3 लगेगा ना, 7 3 जा। इसको डिवाइड करने के लिए एक 3, इसको डिवाइड करने के लिए आप कितने 3 लगेंगे, 3 3 लगेंगे ना। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। इसको डिवाइड करने के लिए एक 3 लगेगा, इसको डिवाइड करने के लिए भी एक 3 लगेगा। अब कितने नंबर ऑफ 3 हो गए, 1 प्लस 1 2, 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 1 10 plus 13 14 एंड तो कितने 3 लग रहे हैं हमें, टोटल 15 3 लग रहे हैं। सो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, लॉजिक समझना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में आप क्या करते हो, ये जो आपको नंबर बोला है 35 फैक्टोरियल, इसको ध्यान से देख लो। 35 फैक्टोरियल के लिए आपको क्या करना है, 3 टू द पावर ऐसा लिखना है। सो दिस विल बी 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 4। अब ध्यान से देखो, ये जो 35 फैक्टोरियल है, अ, वो 35 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 35 लिख रहा हूँ मैं। 35 किसके बीच में आएगा, कुछ टर्म के बीच में आएगा, 3 टू द पावर 3 दैट इज हाउ मच, 27। एंड 35 फैक्टोरियल किससे छोटा है, 3 टू द पावर 4 दैट इज 81, ठीक है। हम ये लिखेंगे, है ना, कंसेक्यूटिव दो पावर्स के बीच में 35 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 से ये बड़ा है ना, तो आपको क्या करना होगा, 35 अपॉन, सबसे पहले लिखो 3 की पावर 3, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डालो बॉक्स में, प्लस 35 3 टू द पावर 2 प्लस 35 3 टू द पावर 1, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, क्या किया, हमें किस पावर से किसकी पावर से डिवाइड करना था, 3 के पावर से डिवाइड करना था, है ना। तो 3 टू द पावर 3 के बीच में और 3 टू द पावर 4 के बीच में 35 आ रहा है। अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कैसा फंक्शन है, इसको आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, इसीलिए मैंने बॉक्स बोला। बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, कभी कभार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब 35 को 3 टू द पावर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 35 को 3 टू द पावर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। फिर अगर आपको 35 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 11 आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम क्या काउंट कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। जब इसको ऐड करोगे दिस विल बी 15 और करेक्ट आंसर आपका क्या था, 15, है ना। तो फॉर्मूला से चाहो, जो प्रोसीजर होता है उससे चाहो तो ऐसे कर लो, अगर प्रोसीजर याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। छोटा है तो हमने कर लिया, बड़ा होता तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता, ये जो प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर, इसी को यूज़ करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x टू द पावर n, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपको जो भी एक्सपांशन दिया है उसमें आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, किसका, x टू द पावर n का, ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, केवीएस पीजीटी 2018 के पेपर में आया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल एक्सपेंशन में आप ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वो आपको कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, या तो मिडिल टर्म पूछ सकते हैं ना, यही 3 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1 प्लस एक्स और क्या मिला हुआ है हमें, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ कैसे, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, सो 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, दिस विल मेक नो चेंज, सो 1 माइनस एक्स टू द पावर एन लिख लेता हूँ डायरेक्ट। और x मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, सो ये कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर n, है ना। अब हम इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब देखो इसका एक्सपांशन क्या होता है, इसका एक्सपांशन करोगे तो कितना आएगा, जिसमें n x की पावर n रहे उसको एक्सपांड करोगे तो n c 0 x टू द पावर n, सॉरी माइनस 1 टू द पावर n n c n x टू द पावर n, ठीक है। और इसमें क्या होगा,
अब देखो x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम एक टर्म पहले ले रहे हैं, ये कौन सी टर्म हो गई जिसमें पावर क्या है n रहेगी, ठीक है, पूरा एक्सपांशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उसी टर्म पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहे हैं ना। अब इसमें क्या है ax तो पहले ऑलरेडी बाहर है ब्रैकेट के, तो आप क्या करो x टू द पावर n माइनस वन वाली टर्म लिखो, क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x टू द पावर n हो ही जाएगा, है ना। तो माइनस वन टू द पावर n माइनस वन, और इसमें से क्या कर रहे हो आप n c n माइनस वन एंड x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, क्योंकि जब ये x है बाहर, जो हमारे ब्रैकेट के बाहर जो x था वो अंदर मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर n माइनस वन, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, ये तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा हमारे पास n हो ही जाएगा, x टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बचा, अब इसके कोफिशिएंट्स आप ऐड कर लो, माइनस वन टू द पावर n प्लस n c n, हाँ सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में था, देन प्लस माइनस वन टू द पावर n माइनस वन एन सी एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आपके पास आपके कोफिशिएंट आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो माइनस वन टू द पावर एन आप कॉमन ले लो दोनों में से, ठीक है। आपने क्या किया माइनस वन टू द पावर एन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब आपके पास टर्म क्या बचा एन सी एन, ठीक है, प्लस अब ये जो माइनस वन इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस वन टू द पावर एन जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, तो प्लस की जगह मैं क्या लगा दे रहा हूँ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, आगे आगे क्या बचेगा एन सी एन माइनस वन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, माइनस वन टू द पावर एन सी एन कितना होता है हमें पता है वन, और एन सी एन माइनस वन कितना होता है एन होता है ना। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस वन टू द पावर एन वन माइनस एन, जो कि आपका ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है पूरा एक्सपांशन लिखने मत लग जाना, सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर टर्म लिखना जिसमें पावर क्या है एन आ रही है, एक्स की पावर क्या आनी चाहिए एन आनी चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म था ये वाला जब एक्सपांशन किया हमने नेक्स्ट टर्म का, तो आपको ध्यान देना है आपको कौन सा टर्म लिखना है, एक टर्म पहले लिखना है, यानी एक्स की पावर एन माइनस वन वाला टर्म लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। अब क्या करना है आपको, देखो मिडिल टर्म मैंने पहले ही बोला था मिडिल टर्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये है यूपीटीजीटी से आपको इस एक्सपांशन, जो कि एक्सपांशन क्या है वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर एट, इसके जो एक्सपांशन है उसका मिडिल टर्म लिखना है। अब मिडिल टर्म देखो हमें क्या पता है बायनोमियल एक्सपांशन, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये जो अंडर ब्रैकेट थिंग है उसको आप कैसे लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी थी एट थी, इसकी होल पावर कितनी है एट है। तो अब इसको ध्यान से देखो ये क्या बन गया वन प्लस एक्स होल टू द पावर 24। अब आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे और आपको क्या फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपको पता है क्या होता है, दैट इज 2nCn होता है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, है ना। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही फाइंड करना है ना, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म तो 2nCn होता है ना। अब इसको मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 24। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2n की वैल्यू कितनी है, 2n की वैल्यू है 24, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो 12C 24C 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज वेयर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया 24C 12 इसका मिडिल टर्म का एक्सपांशन होगा ना। मिडिल टर्म के लिए आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये बाइनोमियल नहीं दिया हुआ है ना, 2x माइनस वाई प्लस 3z टू द पावर 20। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो क्योंकि इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, है ना। देखो कभी भी आपके पास एक्सपांशन है कैसा a प्लस बी प्लस सी अप टिल m, ठीक है, कितने टर्म्स हैं उसमें m नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इसकी पावर कितनी है n दी हुई है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन कितने होंगे, कोई भी ऐसा एक्सपांशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमेशा याद रखो, कैसे लिख सकते हो m प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन, कितना आएगा m प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन, इतने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हमेशा होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। तो यहाँ पे n नहीं m होना चाहिए m माइनस वन, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 3z टू द पावर 20 है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो मेरे पास कितने टर्म है, तीन टर्म है, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और पावर कितनी है 20 है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँ, ये जो हमारी वैल्यूज है, तो m सबसे पहले 3 प्लस n यानी 20 माइनस वन सी, m माइनस वन, m कितना था 3 था, दैट वुड बी 3 माइनस वन,
ठीक है। अब 3 प्लस 20 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 22c2 हो जाएगा। ठीक है, अब 22c2 इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 20 फैक्टोरियल। दिस विल बी 22 into 21 divided by 2 11 and this will be how much 2 3। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 231 हो गया। आपका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन 231। ठीक है, चलो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपी टीजीटी में भी, यूपी पीजीटी में भी। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज हमने डिस्कस कर लिया हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे बायनोमियल एक्सपेंशन में, साथ ही साथ हमने डिस्कस किए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो प्रोबेबिलिटी से आते हैं, और जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं बायनोमियल एक्सपेंशन से वो इसमें आते ही आते हैं, यूपीटीजीटी में भी आते हैं, साथ साथ एनवीएस केवीएस है ना। तो जो मिडिल टर्म है या फ्री फ्रॉम एक्स है या नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यही कुछ टाइप से क्वेश्चन आएंगे इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड है ना, बायनोमियल से तो रिलेटेड यही क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हार्डली एक क्वेश्चन ही आता है, इससे ज़्यादा बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं ना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और देखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।